एमपी में, जहां से मैं और अभिषेक आते हैं, रिसेंटली मेयोरल इलेक्शंस हुए। हमारे बहुत से दोस्तों ने वोट डालने के बाद उंगली दिखाते हुए सेल्फीज भी डाली। आज बात इन्हीं चुनाव के बारे में करेंगे। अब मैं इसको कोई पॉलिटी का लेक्चर तो बनाना नहीं चाहता, इसलिए मेयर्स क्या हैं, क्यों हैं, वो कैसे थर्ड लेवल ऑफ पॉलिटी में आते हैं, ये सब थोड़ा सा साइड में रखते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा बल्कि कि आपने पहली बार मेयर के बारे में कब सुना था? चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ये सब हम बचपन में पढ़ते हैं, बट मेयर कौन है, क्या है? अगर आप में से किसी को बैटमैन में इंटरेस्ट है तो आपने गॉथम सिटी के मेयर वाले कैरेक्टर को जरूर देखा होगा। मैंने भी पहली बार बैटमैन में ही देखा था कि सिटी का कोई मेयर भी होता है जो एक अथॉरिटी फिगर होता है। अब अगर आपको मेयर और कलेक्टर के बीच में कंफ्यूजन हो रही हो तो मैं आपको बता दूं कि ब्रॉडली एक मेयर का जो काम होता है वो प्लानिंग का होता है, और एक कलेक्टर जो कि एक आईएएस ऑफिसर होता है उसका काम एग्जीक्यूशन का होता है। ये एक ब्रॉड डिफरेंस है मेयर और कलेक्टर के बीच में। कलेक्टर को डीएम या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर भी कहा जाता है। खैर, इस एपिसोड में बात हो रही है मेयर्स की और रिसेंटली हुए मेयरल इलेक्शंस की, तो हम उस पर ही फोकस रखते हैं और इन इलेक्शंस के बारे में और डिटेल में बताएंगे अभिषेक। एमपी में रिसेंटली अभी जो लोकल बॉडी इलेक्शन होते हैं वो कंडक्ट हुए। इसमें 16 नगर निगम, 99 नगर पालिका और 298 नगर परिषद के चुनाव हुए। साथ ही जो 3 लेवल पंचायत चुनाव होते वो भी सब हुए पिछले एक महीने में, और उनका भी रिजल्ट आया लास्ट वीक। और ये तो चुनाव उसमें क्या काफी रहा? पहले से, ये चुनाव काफी टाइम से अटके हुए थे, राइट अभिषेक? एक्चुअली जो ये चुनाव होने थे ये दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 में शेड्यूल थे, बट वो उस समय इलेक्शन हो नहीं पाए क्योंकि एक एक जो मेन इशू था ओबीसी रिजर्वेशन, जिसमें हमने हमारे एक एपिसोड में बात की थी ओबीसी रिजर्वेशन क्या होता है। उस वजह से काफी डिले चले, कोर्ट में काफी मामला चला ये। उसके बाद ओबीसी रिजर्वेशन एक तो इशू था, दूसरा इशू ये था कि जब कम उस समय जब चुनाव ड्यू थे दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 में, तब कमलनाथ की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, और उन्होंने ये किया था कि जो मेयर के जो इलेक्शन होते या जो नगर पालिका नगर परिषद के अध्यक्ष होते वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हो गए। पहले आप पार्षद के लिए वोट करेंगे और पार्षद फिर अपने में से एक किसी को मेयर बनाएंगे या महापौर बनाएंगे या नगर परिषद या नगर पालिका का अध्यक्ष बनाएंगे। इसका बीजेपी ने काफी विरोध किया था। एक ये भी इशू था, रिजर्वेशन इशू था। इन दोनों इशू के वजह से काफी टाइम तक चुनाव अटके रहे। बीच में सरकार चेंज हो गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से बगावत कर दी, उनके समर्थक विधायकों ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देके बीजेपी ज्वाइन कर ली। फिर कोविड आ गया तो ये इलेक्शन 2 से 2.5 साल लेट हुए हैं जो कि उनका शेड्यूल था। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल वर्डिक्ट दी कि आप विदाउट ओबीसी रिजर्वेशन आप चुनाव करवाइए। और ये छः छः उस समय जब ये मई में फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आपको अगले 6 हफ्ते में अधिसूचना जारी करना है और चुनाव करवाना है, क्योंकि काफी लेट हो गए। उसके बाद फिर ये इलेक्शंस हुए। इसका रिजल्ट क्या है, इस पे हम आज बात करेंगे कि बीजेपी के लिए क्या पॉजिटिव है, कांग्रेस के लिए क्या पॉजिटिव है। अगले साल नवंबर दिसंबर 2023 में यहाँ पे विधानसभा चुनाव भी मध्य प्रदेश में, तो उसका क्या असर पड़ सकता है विधानसभा चुनाव में। इसको ही बोला जाता है कि विधानसभा चुनाव के पहले सेमीफाइनल है, चूंकि लगभग विधानसभा चुनाव से एक साल पहले चुनाव हो रहे हैं। अब रिजल्ट की बात करें तो नगर निगम के बताया कि नगर निगम, नगर पालिका नगर परिषद अलग अलग रहती है। जैसे कि अगर आपने सब पढ़ा होगा कि नगर निगम बड़ी होती है, उससे छोटी नगर पालिका होती है, नगर परिषद होती है। जो सिटी है, जिसकी जितनी साइज है, जितनी पॉपुलेशन है, जितने एरिया में सिटी फैली है, उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि यहाँ पे नगर पालिका होना चाहिए, नगर परिषद होना चाहिए, नगर निगम होना चाहिए। सिंपल भाषा में बड़े शहरों में नगर निगम होते हैं। जो बीच की सिटी है, जो मध्यम श्रेणी की सिटी है, वहाँ पे नगर परिषद, तो छोटे छोटे से कस्बे है, टाउन है, वहाँ पे नगर परिषद होती है। तो नगर निगम की बात करें, 16 सीटों के लिए चुनाव हुए हैं नगर निगम के लिए महापौर पद के लिए। इसमें जैसे कि मैंने कहा था, कमलनाथ सरकार ने ये कहा था कि डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होगी, इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गए। इस चुनाव के पहले बीजेपी की जो सरकार है शिवराज सिंह चौहान की, उन्होंने ये कर दिया था
कि जो नगर निगम है उसके लिए तो डायरेक्ट इलेक्शन हो गया, महापौर डायरेक्ट चुनेगी। बाकी नगर पालिका नगर परिषद के इलेक्शन इनडायरेक्ट हो गए, पार्षदों में से एक अध्यक्ष बनेगा नगर पालिका या नगर परिषद का। तो महापौर के डायरेक्ट इलेक्शन हुए थे। 16 नगर निगम के लिए चुनाव हुए थे। इसमें से बीजेपी के पास 9 गई है, 9 सीटें बीजेपी ने जीती है, 1 सीट कांग्रेस ने जीती है, 1 आम आदमी पार्टी ने और 1 निर्दलीय प्रत्याशी जीता है। इसके पहले जब चुनाव हुए थे 2014-2015 में, तो सभी 16 सीटें बीजेपी के पास गई थी। अब बीजेपी ने कौन कौन सी सीटें जीती है वो मैं आपको बताऊं तो भोपाल, इंदौर, बुरहानपुर, खंडवा, सागर, उज्जैन, देवास, रतलाम की सीटें जीती है। कांग्रेस की जो 5 सीटें है वो है जबलपुर, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, रीवा, मुरैना। आपने सिंगरौली में जीती और एक अन्य जीता है। अब बात करते हैं कि किस पार्टी के लिए क्या है। दोनों पार्टियां बता रही है कि ये हमारी सक्सेसफुल है। बीजेपी का कहना है कि इतने सालों से जो हमारी सरकार थी, जो हमने काम किया है, हमने 16 नगर निगम में से 9 नगर निगम जीते हैं, तो जनता हमारे साथ है। हमें काफी एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। कांग्रेस का ये कहना है कि पिछले बार 16 की 16 बीजेपी के पास गई थी, इस पर हमने 5 नगर निगम जीती है। कई नगर निगम ऐसी है जो जैसे जबलपुर हो गया, रीवा हो गया, ग्वालियर हो गया, जो 20-25 सालों से बीजेपी के पास थी, वो हमने जीती है। तो हमारे लिए ये पॉजिटिव है। आपका कहना है कि हमने हमारा खाता खोला है, 1 सीट हमें मिली है और एक अन्य के पास गई है। उसके अलावा आपके अलावा एक और जो पार्टी है जिसके लिए एक जो बोल रही कि रिजल्ट हमारे लिए बहुत अच्छे रहे, वो है AIMM, जो असदुद्दीन की पार्टी है। उन्होंने भी पहली बार मध्य प्रदेश में इलेक्शन लड़ा था और उनके टोटल 7 पार्षद जीत के आए थे और हमने कहीं ना कहीं हमारी प्रेजेंस मध्य प्रदेश में भी दिखाई है, उनका कहना है। तो क्या ये है कि क्या सही में बीजेपी के लिए सेटबैक है, क्या बीजेपी के लिए पॉजिटिव है, कांग्रेस के पॉजिटिव है? बीजेपी के लिए बात करें तो जो पॉजिटिव देखे कि इन्होंने 16 में से 9 जीती है। 2 बड़े शहर, 4 बड़े शहर जो मध्य प्रदेश के हैं, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर। इनमें से भी जो 2 सबसे बड़े शहर है इंदौर, भोपाल, वहाँ पे इन्होंने काफी अच्छी जीत, काफी बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की है। उसके अलावा नगर परिषद, नगर पालिका के चुनाव की जो जो विधायक थे, उसमें भी इनकी कई मेजोरिटी 90% जगह इनकी परिषद बन रही है, इनका अध्यक्ष होने जा रहा है, इनको काफी अच्छी परफॉर्मेंस रहा है। उसी तरह नेगेटिव देखे कि लास्ट टाइम आपके 16 थे, पर इस पर आप 9 ही जीत पाए, 6 आप सीटें हार गए। तो ये बीजेपी के लिए भी एक वार्निंग है, कांग्रेस के लिए भी वार्निंग है, बीजेपी के लिए भी वार्निंग है। ये जो रिजल्ट है, बीजेपी के लिए ये वार्निंग आप बोल सकते हैं कि जो अगले विधानसभा चुनाव आ रहा है, इसको देखते हुए कि बीजेपी को और काम करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनसे गलतियां हो रही है, जिस वजह से 16 जो लास्ट टाइम सीटें जीती थी उसमें से 9 जीत पाई है। अगर उस गलतियों पे काम नहीं किया गया तो हो सकता है कि लास्ट टाइम जैसे 2018 के जब चुनाव हुए थे, बीजेपी को बहुमत नहीं मिल पाया था, कांग्रेस बहुमत के पास पहुंच गई, सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। तो वो रिजल्ट रिपीट नहीं हो जाए, तो बीजेपी के लिए चैलेंज है, 1 साल में उनको काम करना है। कांग्रेस को 5 सीटें मिली है, पिछली बार नगर निगम के एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, 5 सीटें जीती है। जैसे मैंने कहा कि 4 जो बड़े शहर है MP के, उसमें से 2 सीटें, 2 बड़े शहरों में कांग्रेस का महापौर इलेक्ट हुआ है, ग्वालियर और जबलपुर में। ग्वालियर, जबलपुर, मुरैना, रीवा में ये ऐसी सीटें थी जहाँ पे 20-20, 25-25 सालों से बीजेपी के मेयर थे। वहाँ पे कांग्रेस ने अपनी एंट्री की, वहाँ पे कांग्रेस के कैंडिडेट जीते हैं। तो कांग्रेस के लिए एक होप है कि अगर वो फाइट करते हैं अपना हाउस, जो अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स बोला जाता है, कांग्रेस हराती है। इंटरनल अपनी जो पॉलिटिक्स है, अपने सब जो नेता है ग्राउंड पे आते हैं, थोड़ी मेहनत करते हैं, तो हो सकता है कि 2023 के विधानसभा चुनाव है उसमें बीजेपी को अच्छी टक्कर दे और जीत भी जाए, अगर थोड़ी सी कांग्रेस मेहनत करे, प्लानिंग से मेहनत करे। आम आदमी पार्टी की 1 सीट आई है, तो यहाँ क्या पे आम आदमी पार्टी के जो आपने कहा था कि कांग्रेस की भी इसमें वार्निंग है, वो वार्निंग यही है जो अब आप अगला पॉइंट कवर करने वाले हैं कि आम आदमी पार्टी ने भी एक सीट यहाँ पे जीती। हाँ, वार्निंग ये भी है कि आम आदमी पार्टी ने 1 सीट जीती है, और दूसरा ये भी कि अगर इसी तरह रहा कि अगर कांग्रेस जमीन पे नहीं दिखी, अगर उनके नेता इंटरनल पॉलिटिक्स में ही रहे, तो हो सकता है कि वो अगला चुनाव हार जाए। वैसे भी विधानसभा अब राज्यों में कांग्रेस 2 ही राज्य रहेगा जहाँ पे कांग्रेस सरकार है। मध्य प्रदेश में एक मौका हो सकता है, पर वो मौका गवा दे।
इसमें एक और बात बोलना चाहूंगा कि जैसे कांग्रेस की हमने पहले भी बात की भी है, हमने बोला है कि किसी भी पार्टी के लिए 3 चीजें सबसे जरूरी होती है, नेता, नैरेटिव, कार्यकर्ता। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ पे कांग्रेस के भी कार्यकर्ता है। इस इलेक्शन में भी देखने को मिला था कि कांग्रेस के कार्यकर्ता दिखे थे ग्राउंड पे, तो उन्होंने काफी काम भी किया है, बट रिजल्ट उस हिसाब से नहीं मिला है। तो कार्यकर्ता तो है, कुछ ही राज्य ऐसे जहाँ पे कांग्रेस के भी कार्यकर्ता है, जैसे राजस्थान में की सरकार है, छत्तीसगढ़ में सरकार है, उसके अलावा कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहाँ पे एक काफी स्ट्रांग है कांग्रेस। उसके बाद मध्य प्रदेश में भी हो सकती है कि कांग्रेस की प्रेजेंस है, ग्राउंड पे आपको कार्यकर्ता दिख जाते हैं। जब इलेक्शन होते हैं तो कांग्रेस की टेबलें आपको दिखती है। नहीं तो ऐसा होता है कि कई जगह ऐसा होता है कि कांग्रेस की टेबलें ही नहीं लगती है, जो पोलिंग बूथ है तो उसके बाहर सब पार्टी की टेबलें लगती है, वहाँ पे कार्यकर्ता बैठते हैं। बट मध्य प्रदेश में कार्यकर्ता है, उनको एक नैरेटिव चाहिए। अभी कांग्रेस के जो नेता है वो कमलनाथ है मध्य प्रदेश में। कमलनाथ तो ये नहीं कह सकते कि सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता है, वो बेस्ट पॉसिबल जो ऑप्शन है कांग्रेस का भी वो है, क्योंकि ये काफी रिसोर्सफुल नेता है। आपको इलेक्शन लड़ने के लिए काफी रिसोर्स लगते हैं, तो वो रिसोर्स कमलनाथ प्रोवाइड कर सकते हैं कांग्रेस को। बट एक नैरेटिव चाहिए आपको, लगातार आने वाले अगले 1 साल तक ग्राउंड पे रहना पड़ेगा, लोगों के मुद्दे उठाना पड़ेंगे, तो कांग्रेस के लिए कोई चांस है। उसके बाद एक बार मैं आपका उसके बीजेपी पे कवर करना चाहूंगा कि बीजेपी के लिए काफी एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। शिवराज सिंह चौहान लगातार 4 साल से 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 5वीं बार उनका क्या फ्यूचर रहता है अगले चुनाव पे, ये दांव पे लगा हुआ है। शिवराज सिंह चौहान के बाद कई ऐसे बड़े बड़े दिग्गज हैं जो होप लगा के बैठे हुए कि शिवराज सिंह चौहान के बाद हमारा नंबर आ सकता है। उसके बाद ये जो रिजल्ट है, इसमें अगर हम देखें रीजन वाइज देखें, तो जो मालवा निमाड़ का रीजन है वहाँ पे बीजेपी की भी स्ट्रॉन्ग होल्ड है। जितने मैंने बीजेपी की सीटें दिखाई वो बताई, इंदौर हुआ, बुरहानपुर हुआ, खंडवा, उज्जैन, देवास, ये सब मारवा निमाड़ के रीजन में आते हैं। यहाँ पे बीजेपी की अच्छी होल्ड है। पर जो ग्वालियर चंबल रीजन है, जो विंध्य का रीजन है, वो जो महाकोशल का रीजन है, जैसे कि ग्वालियर हो गया, रीवा हो गया, मुरैना हो गया, जबलपुर हो गया, यहाँ पे बीजेपी को काफी बड़ा सेटबैक मिला है, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है। जबकि 2 बड़े बड़े नेता, नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय मंत्री वो है, ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां से आते हैं, बीजेपी के मौजूदा जो प्रदेश अध्यक्ष है वी शर्मा वो वहां से आते हैं, उसके बाद भी परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं रहा है बीजेपी का। तो वहां पे इन रीजन में ग्वालियर चंबल और महाकोशल के रीजन में बीजेपी के लिए एक आरामी सिचुएशन है। अब आप पे आते हैं कि आप चैलेंजर है एमपी में, क्या आप जैसे पंजाब में जिस तरह का परफॉर्मेंस आपने दिया है, तो क्या अगले साल के विधानसभा चुनाव में आप इस तरह का परफॉर्मेंस दे सकते हो मध्य प्रदेश में? तो ये बहुत जल्दीबाजी होगी कि एक जगह भले ही महापौर बना है आपका, बट जो कैंडिडेट थे वो बीजेपी के बागी थे। जो कैंडिडेट आपका जीता है उनको बीजेपी से टिकट नहीं मिला था, तो वो आपके फिर टिकट पे चुनाव लड़े थे। बाकी उस हिसाब से कोई खास परफॉर्मेंस एमपी में नहीं है आपका। इस विधानसभा में तो चुनाव में ज्यादा आपके लिए कुछ है ही नहीं, बट आगे हो सकता है अगर कांग्रेस अच्छा परफॉर्म नहीं करे और कांग्रेस अपने आप में कुछ सुधार नहीं लाया, तो लोग एक थर्ड ऑप्शन देखेगी कि अब ठीक है बहुत हो गया, बीजेपी कांग्रेस कांग्रेस कुछ कर नहीं पा रही है या कुछ अपोजिशन पार्टी की एक स्पेस खाली है, तो वो आप ले सकती है। AIMIM की बात करें तो उनकी भी कहीं ना कहीं प्रेजेंस है। उनकी सिंपल स्ट्रेटेजी थी कि जहाँ पे भी पिछले कुछ टाइम में सांप्रदायिक तनाव हुए हैं वहाँ पे उन्होंने अपने कैंडिडेट उठाए, वहाँ पे उन्होंने उतारे थे। चाहे वो खरगोन हो, तो खरगोन में काफी उनके कैंडिडेट तो कई पार्षद जीत के भी आए खरगोन से उनके। और जो AIMM है ये सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस की कर रही है। इसका एग्जाम्पल है बुरहानपुर का। बुरहानपुर में कांग्रेस कैंडिडेट और बीजेपी का जो कैंडिडेट जीता है वो लगभग 388 वोट से जीता है। अगर वहाँ पे AIMM बोलते कि का कैंडिडेट नहीं होता, वो वोट कांग्रेस को मिलते वो, तो कांग्रेस का हो सकता था मेयर बन जाता। तो कहीं ना कहीं AIMIM कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही है, या वो ऐसी जो माइनॉरिटी में जो एक अपोजिशन की लीड एक वैक्यूम खाली है जगह है वो लेने की कोशिश कर रही है। ये दोनों आपका नजरिया ये है, तो हो सकता है आप क्या सोचना चाहे कि कि वोट काटने वाली पार्टी है या एक अपोजिशन की जो माइनॉरिटी में एक जगह खाली है वो लेने की कोशिश कर रही है। तो ये एक पूरा एक बेसिक सी समरी थी जो इलेक्शन आया इसके रिजल्ट की, और क्या इसका जो नेक्स्ट ईयर विधानसभा चुनाव है उस पर प्रभाव पड़ सकता है। यहीं पे लास्ट में जो AIMIM की बात आपने की उसमें मैं एक ये चीज ऐड करना चाहूंगा कि
दो टाइप के अलग अलग जो सिस्टम्स हम देखते हैं वर्ल्ड ओवर में, एक होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट जो हमारे यहाँ सिस्टम है, और दूसरा होता है कि आपको जितने वोट मिले उसके बेसिस पे उस वेटेज में आपकी प्रेजेंस होती है गवर्निंग बॉडीज में। हमारे यहाँ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का सिस्टम है, तो आप आके अगर कहीं से वोट लेते हैं और किसी किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन के लोगों का वोट लेते हैं, जो हो सकता है किसी और को वोट देते, तो आप बेसिकली वोट काट रहे हैं। आप यहाँ पे एक स्पॉइलर टाइप का प्ले कर रहे हैं, बट एंड ऑफ द डे इट इज डेमोक्रेसी। सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, सबको अधिकार है वोट डालने का, और सबका अपना अपनी अपनी चॉइस है। तो इस बार के कॉन कॉल में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।